हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं लागत क्या है और लागत के कितने प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं लागत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लागत क्या है। तो प्रत्येक फर्म, कोई भी फर्म हो, उसको वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तु की आवश्यकता होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। और इन आगतों पर जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन की लागत कहते हैं। उत्पादन की लागत कहते हैं। किस प्रकार से खर्च किया जाता है? मान लीजिए कोई फर्म, हम चीनी को ले लेते हैं, चीनी मिल को, और जो ये चीनी का कारखाना है ये 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करता है। तो 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए क्या है? फर्म को कच्चा माल भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, उसके बाद क्या है? भूमि भी चाहिए, उसके बाद क्या है? मध्यवर्ती वस्तु, उसके बाद यातायात के साधन, उसके बाद ईंधन, उसके बाद विज्ञापन, बहुत सारी वस्तु, लेकिन यहां तक ले लेते हैं हम, ईंधन तक ही ले लेते हैं। तो 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले कच्चा माल, तो कच्चे माल पर क्या है? मुद्रा के रूप में खर्च करना पड़ेगा, कुछ भुगतान करना पड़ेगा। श्रमिकों को क्या? मजदूरी देनी पड़ेगी। पूंजी पर क्या है? ब्याज देना पड़ेगा मुद्रा के रूप में। भूमि पर क्या है? किराया देना पड़ेगा। मध्यवर्ती वस्तु, मान लीजिए गन्ना है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाएगी, तो इस पर भी क्या? कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यातायात के साधन पर भी, ईंधन पर भी। तो यहां पर मान लेते कच्चे माल पर रुपए खर्च किए 1000 रुपए, मजदूरी दी 500 रुपए, पूंजी पर ब्याज दिया 500 रुपए, किराया दिया 1000 रुपए, मध्यवर्ती वस्तु पर खर्च आया 2000 रुपए, उसके बाद यातायात के साधन पर खर्च आया 1000 रुपए, ईंधन पर खर्चा 500 रुपए। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 0 0 5 और 5 10 की 0 5 15, उसके बाद 1 2 4 5 6, तो 6500 रुपए, 6500 रुपए क्या है? इस चीनी की लागत है, जो 100 क्विंटल चीनी बनाने के लिए खर्च किए गए हैं। तो 100 क्विंटल चीनी बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए? 6500 रुपए। ये हमने अपनी तरफ से माना है कि जो ये लागत है 6500 रुपए 100 क्विंटल चीनी बनाने के लिए खर्च की गई है, वरना 6500 रुपए में 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये हमने अपनी तरफ से बस एक उदाहरण के तौर पर लिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो लागत क्या है? प्रत्येक फर्म को वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम आगत कहते हैं। और इन आगतों पर जो खर्च किया जाता है उसे उत्पादन की लागत कहते हैं। वैसे तो लागत कैसी होती? अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। लेकिन यहां पर हम अर्थ के आधार पर देखेंगे लागत कितने प्रकार की है। किस प्रकार से? मान लीजिए अगर फर्म की भूमि खुद की है, उसे किराया नहीं देना पड़ेगा, तो उसे हम कह सकते हैं निहित लागत। अगर खुद की भूमि है, अगर भूमि पर किराया देना पड़ता तो उसे हम कहेंगे बाहरी लागत। तो इस प्रकार से हम अर्थ के आधार पर देखते हैं लागत कितने प्रकार की है। नंबर 1, वास्तविक लागत। तो वास्तविक लागत की बात करते हैं। एडम स्मिथ, सीनियर, उसके बाद मार्शल, इन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत की व्याख्या की। तो इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि एक फर्म के उत्पादन में कुछ कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी शामिल होती है।
तो वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों को कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी के रूप में उठानी पड़ती है। किस प्रकार? मान लीजिए कोई महिला है और महिला क्या है, दरी बनाने का काम करती है और उस महिला को एक दरी बनाने के लिए 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे। तो 12 घंटे की कड़ी मेहनत और परिश्रम की बात करते हैं। तो 12 घंटों की कड़ी मेहनत और परिश्रम क्या है? उस दरी की वास्तविक लागत है। तो दरी की वास्तविक लागत क्या है? 12 घंटे, जो 12 घंटे में दरी बनाई गई है। तो 12 घंटे का कड़ा परिश्रम और मेहनत दरी की वास्तविक लागत है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत की बात करें तो सबसे पहले ग्रीन ने 1894 ईस्वी में अवसर लागत को विकसित किया था। लेकिन जब ये इतनी लोकप्रिय नहीं थी तो लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? वॉन विशर, डेवनपोर्ट और F.H. नाइट, इनको क्या है? अवसर लागत को लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है इन अर्थशास्त्रियों को। तो अवसर लागत वह लागत है जिसके लिए क्या करना पड़ता है? अवसर लागत वह लागत है जिसके लिए किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की अवसर का त्याग करना पड़ता है। किस प्रकार से त्याग करना पड़ता है? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए राम नाम का लड़का है और यह एक दुकान पर काम करता है 2000 रुपए प्रति महीना, और आप इस लड़के को क्या है? अपने घर पर काम देना चाहते हो। तो यह लड़का आपके घर पर तब काम करेगा या तो आप इसे 2000 रुपए प्रति महीना दो या फिर आप इससे ज्यादा दो, तो यह लड़का क्या आपके घर पर काम करेगा। तो जो ये लड़का आपके घर पर काम करता है तो घर की अवसर लागत क्या है? दुकान, जिसका उसने त्याग किया। घर पर काम करने के लिए किसका त्याग किया? दुकान का। कितने रुपए प्राप्त करता था? 2000 रुपए। तो 2000 रुपए क्या अवसर लागत है जिसका उसने त्याग कर दिया। तो राम ने कितने रुपए का त्याग किया? 2000 रुपए का। 2000 रुपए क्या है? अवसर लागत है। किस प्रकार? यहां से समझ नहीं आता, यहां से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जूतों की जोड़ी खरीदता है और जूतों की जोड़ी खरीदने के लिए किसका त्याग कर देता है? पैंट का त्याग करता है। तो जूतों की जोड़ी की अवसर लागत क्या है? पैंट। क्यों है? क्योंकि इसने पैंट का त्याग कर दिया। तो यहां पर घर पर काम करता है, त्याग किसका क्या? दुकान का। कितने रुपए का? 2000। तो अवसर लागत क्या है? 2000 रुपए, जिसका राम ने त्याग कर दिया। लेकिन इसके बारे में जब मैं आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या समझाऊंगा तो अवसर लागत के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से डायग्राम द्वारा समझाऊंगा। तो उसके बाद देखते हैं नंबर 3 पर। वास्तविक लागत के बाद अवसर लागत के बाद देखते हैं मौद्रिक लागत को। मौद्रिक लागत, हैंसन ने मौद्रिक लागत की व्याख्या की है। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए या किसी वस्तु की बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो खर्च करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत कहते हैं। मुद्रा के रूप में खर्च किस प्रकार से करना पड़ता है ये भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कोई फर्म है, हम चीनी मिल को ही ले लेते हैं जो हमने शुरू में ली थी, और ये चीनी मिल क्या 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करना चाहती है। तो 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए चीनी मिल को किस चीज की आवश्यकता होगी? भूमि की, श्रमिक की, कच्चे माल की, ऋण की, यातायात के साधनों की, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद विज्ञापन, उसके बाद ईंधन, उसके बाद ले लेते बिजली पर खर्च। तो इतने बहुत सारे हैं।
तो 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए चीनी के कारखाने को भूमि की आवश्यकता है। तो भूमि पर क्या करेगा वो? भूमि के लिए उसे क्या किराए के रूप में कुछ व्यय करना पड़ेगा। मान लीजिए किराए के रूप में वो 1000 रुपये खर्च करता है, और श्रम के रूप में क्या है, वह मजदूरी कितने रुपए देता है, 500 रुपये मान लेते हैं। कच्चे माल पर वह कितना खर्च करता है, मान लीजिए कच्चे माल पर भी वो खर्च करता है 2000 रुपये, और ऋण कितना देता है, 500 रुपये, और यातायात के साधनों को खर्च को भी हम ले लेते हैं 1000 रुपये, पैकिंग पर खर्च भी आता है 1000 रुपये, विज्ञापन पर भी 1000 रुपये, ईंधन पर भी मान लेते हैं 500 रुपये, बिजली का खर्च 1000 रुपये, इतने बहुत सारे खर्च हैं। तो 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए चीनी मिल को कितने खर्च करने पड़े, इतने रुपए। तो इनको अब ऐड करते हैं, 0 0 5 5 10 5 15, उसके बाद 1 3 4 5 6 7 7 और 1 8, तो 8500 रुपए क्या है, चीनी मिल को खर्च करने पड़े। किसका उत्पादन करने के लिए, 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए। तो यहां पर अब देखो 100 क्विंटल चीनी की मौद्रिक लागत कितनी है, 8500 रुपए, क्योंकि 100 क्विंटल चीनी का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में कितना व्यय किया, 8500 रुपए। तो 100 क्विंटल चीनी की मौद्रिक लागत 8500 रुपए है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको और अच्छे से अलग से वीडियो बनाकर समझा सकूं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर, स्पष्ट लागत की। स्पष्ट लागत बोल सकते हो आप इसे, और बाहरी लागत भी बोल सकते हो। स्पष्ट लागत या बाहरी लागत, जब एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बाहर के व्यक्तियों को भुगतान करती है, कोई भी फर्म है किसी वस्तु का उत्पादन करती है और उसका उत्पादन करने के लिए वह क्या, बाहर के व्यक्तियों को मुद्रा के रूप में भुगतान करती है, तो उसे बाहरी लागत या स्पष्ट लागत कहते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारी फर्म ऐसी होती हैं जो उत्पादन के साधन होते हैं, या फिर आगत कह सकते हो, आगत होते हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, यातायात के साधन, बहुत सारे आगत हैं। तो इन पर क्या है, या तो किराए के रूप में लेकर आती है या फिर इनको खरीद लेती है। तो जब ये इनको किराए पर लेकर आती है या खरीद लेती है, तो इसे क्या है, खर्च करना पड़ता है। तो मुद्रा के रूप में कुछ धन खर्च करना पड़ता है। किस प्रकार से, मान लीजिए वो भूमि किराए पर लेती है, तो भूमि पर किराया देना पड़ता है। श्रमिक आते हैं तो मजदूरी, यातायात के साधनों को क्या है, मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद बात करते, कच्चा माल आता है तो उसके लिए भी क्या है, खर्च करना पड़ता, भुगतान देना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये क्या है, बाहर के व्यक्तियों को किया जाने वाला भुगतान है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाहरी लागत। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, अगर फर्म के पास भूमि भी खुद की हो, श्रमिक भी खुद के हो, यातायात के साधन भी खुद के और कच्चा माल भी खुद का हो, तो तब क्या होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर फर्म के पास ये सब खुद का है तो उसे हम क्या, नंबर 5 पर लिख लेते हैं, उसे हम बोलेंगे अस्पष्ट लागत, या फिर बोलेंगे आंतरिक लागत, या फिर आप कह सकते हो निहित लागत। अस्पष्ट लागत या आंतरिक लागत या फिर निहित लागत बोल सकते हो, अगर फर्म के पास भूमि खुद की, श्रमिक, यातायात के साधन, बिजली, ईंधन सब कुछ खुद का है। कैसे, मान लीजिए राम नाम का लड़का है और उसके पास एक दुकान है और वह उस पर क्या, हलवाई का काम करता है। तो राम की भूमि, राम जिस भूमि पर दुकान, राम ने जहां पर दुकान को बनाया वो भूमि किसकी है, खुद राम की। काम भी खुद करता, भूमि पर काम खुद करता, श्रम के रूप में। हलवाई है तो क्या है, मिठाई बनाने के लिए खर्च करता है पूंजी। तो भूमि भी राम के पास खुद की, श्रम भी खुद, और पूंजी पर भी क्या है,
पूंजी भी खुद ही खर्च करता मिठाई के लिए। तो यहाँ पर क्या उसे न तो किराया देना पड़ता, न ही श्रम के लिए मजदूरी देनी पड़ती क्योंकि वह श्रमिक खुद काम करता है, न पूंजी के लिए ब्याज देना पड़ता है। तो ये क्या है, उसकी खुद की लागत है जो उसे स्वयं काम करके और स्वयं की भूमि पर बचाई। तो अगर फर्म के पास श्रम, भूमि, पूंजी, यातायात के साधन खुद के होंगे तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक लागत या फिर अस्पष्ट लागत। लेकिन आंतरिक लागत के अंतर्गत या अस्पष्ट लागत के अंतर्गत फर्म को बाहरी लागत का त्याग करना पड़ता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो आइए देखते हैं। अगर राम के पास भूमि खुद की है और वहां पर उसने दुकान बनाई है तो वह उस दुकान को देकर 400 रुपए मान लीजिए किराए के रूप में प्राप्त कर सकता था। श्रम के रूप में क्या हुआ, क्या करता है, मजदूरी। लेकिन वह अगर किसी दूसरे की दुकान पर जाता तो 5,000 रुपए महीना की दर से रुपए प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने जो पूंजी या मिठाई के लिए खर्च की है उस पूंजी को क्या है, वह ब्याज पर दे सकता था। मान लीजिए ब्याज पर देकर 500 रुपए प्राप्त कर लेता। तो ये क्या है, बाहरी लागत। क्योंकि जब वह कहीं पर काम करता तो वो फर्म क्या है, इसको मान लीजिए यहां पर काम करता तो 5,000 रुपए प्राप्त करता। ये राम फर्म यहाँ पर चीनी की मिल ले लेते, यहाँ पर काम करके 5,000 रुपए प्राप्त करता। तो ये क्या है, चीनी की मिल ने बाहर के व्यक्ति राम को दिया 5,000 रुपए। तो ये बाहरी लागत है। तो आंतरिक लागत के अंतर्गत क्या होता, फर्म को बाहरी लागत की हानि उठानी पड़ती है। उसे क्या है, इन सब से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, भूमि के बदले किराया, श्रम के बदले मजदूरी और पूंजी का ब्याज। लेकिन जो ये हलवाई है, इस हलवाई को अपने काम से सामान्य लाभ प्राप्त होता है। कैसा लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ। और ये सामान्य लाभ आंतरिक लागत में ही शामिल होता है। और ये किसमें शामिल होती है, कुल आर्थिक लागत में। किसमें, कुल आर्थिक लागत में। तो कुल आर्थिक लागत में आंतरिक लागत ही नहीं बल्कि बाहरी लागत भी शामिल होती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आर्थिक लागत के बारे में भी समझा देता हूं। तो आइए देखते हैं नंबर 6 पर, आर्थिक लागत क्या है। तो आर्थिक लागत है, आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक लागत के अंतर्गत लेखाक्रम लागत, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत को शामिल किया जाता है। तो इसे मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए एक लड़का एक कॉलेज में पढ़ता है और वह उस कॉलेज में क्या फीस, हॉस्टल का खर्च और अन्य बहुत सारे कॉपी किताबों पर खान पीन के खर्च देता। फीस देता मान लीजिए वो 1,000 रुपये, हॉस्टल का खर्च देता मान लीजिए वो 5,000 रुपये और अन्य खर्च आ जाते उसके 6,000 रुपये। अगर यहां तक देखे 6 और 5 11 और 1 12 तो 12,000 रुपये क्या है, लेखाक्रम लागत। लेकिन हमें क्या है, आर्थिक लागत निकालनी। क्या निकालनी, आर्थिक लागत। तो आर्थिक लागत के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक लागत के अंतर्गत केवल लेखाक्रम लागत कोई शामिल नहीं किया जाता बल्कि इसमें जो ये मौद्रिक खर्चे होते हैं, मौद्रिक खर्च के अतिरिक्त उस आय को भी शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत जो ये लड़का कॉलेज में काम करता है, कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में पढ़ते हुए क्या है, फीस के रूप में, हॉस्टल के रूप में और अन्य खर्च करता है कितने, 11,000 रुपये। अगर इन 12,000 अगर वह इन 12,000 रुपये को बचा लेता है, अगर धन की बचत करता है और साथ ही 1 साल तक कॉलेज नहीं जाता तो समय की भी बचत करता है और इस समय की बचत करके वो किसी दुकान पर काम करता है, किसी दुकान पर काम करता है। तो 1 साल तक वह क्या, कॉलेज नहीं गया, उसने एक दुकान पर काम करके मान लीजिए साल भर में 5,000 रुपये प्राप्त कर लिए।
और इन जो ये 12,000 रुपए हैं, इन 12,000 को उसने बैंक में डाल दिया और 1 साल में ब्याज के रूप में 500 रुपए प्राप्त कर लिए। तो अब आर्थिक लागत में के अंतर्गत क्या ये सब शामिल होता है। तो 12,000 और 5,000 उसने 1 साल के अंतर्गत, तो 12,000 में 5,000 शामिल करेंगे और 500 शामिल करेंगे, तो 0 0 5 7 17, तो 17,500 रुपए क्या है, 17,500 रुपए आर्थिक लागत है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या लेखाक्रम लागत ही नहीं बल्कि सभी लागत को, जो स्पष्ट लागत है, बाहरी लागत है, इनको भी शामिल किया जाता है। तो उसके बाद देखिए नंबर 7 पर बात करते हैं हम आर्थिक लागत के बाद लेखाक्रम लागत के बारे में ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नंबर 7 पर लेखाक्रम लागत। तो लेखाक्रम लागत के अंतर्गत लेखाक्रम लागत वह लागत है जिसमें एक फर्म के साधन आगत, गैर साधन आगत, घिसावट और अन्य बही खाता प्रविष्टियों से किस प्रकार, अभी हमने क्या लेखाक्रम लागत निकाली थी, वहां पर क्या था, एक लड़का था जो 1 वर्ष तक कॉलेज जाता है और 1 वर्ष तक कॉलेज जाकर उसका जो फीस, हॉस्टल और अन्य खर्चे कितने आते थे, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए क्या था, लेखाक्रम लागत था। तो लेखाक्रम लागत के बारे में तो मैंने आपको आर्थिक लागत में ही समझा दिया था। उसके बाद देखते हैं नंबर 8 पर सामाजिक लागत के बारे में। सामाजिक लागत क्या है, तो सामाजिक लागत वह लागत है जिसके अंतर्गत अगर कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसका प्रभाव पूरे समाज को उठाना पड़ता है। तो पूरे समाज को उसका प्रभाव किस प्रकार उठाना पड़ता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई फर्म है, कपड़ा बनाने की फर्म है, और कपड़ा बनाने वाली फर्म का जो भी प्रभाव पड़ेगा वो पूरे समाज पर, यानी कि पूरे समाज को इसकी लागत खर्च करनी पड़ेगी। किस प्रकार से खर्च करनी पड़ेगी तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली फर्म है और जब ये कपड़ा बनाती है तो इसकी चिमनियों से धुआं निकलता है और ये जो धुआं होता है आपके कपड़ों को ज्यादा खराब कर देता है, और ज्यादा खराब करने के कारण आपके कपड़ों पर क्या है, ज्यादा खर्च आता है। तो ज्यादा खर्च आने के कारण आप क्या करते हो, जो ये लागत होती है, जो ज्यादा खर्च आएगा, इसे कोई निजी फर्म तो नहीं देगी, तो ये लागत आपको अपने पास से खर्च करनी पड़ेगी। इसे कोई निजी फर्म नहीं देगी तो आप क्या है, समाज के सामाजिक प्राणी हो, तो आपने इसको खर्च किया तो ये क्या, आपकी सामाजिक लागत है। दूसरी बात करते हैं, इस धुएं से क्या होता है, इस धुएं से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो आपको उपचार के लिए क्या है, डॉक्टर को खर्च करना पड़ेगा। तो डॉक्टर को खर्च करने के लिए क्या है, आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे। तो रुपए क्या, आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, कोई निजी फर्म आपके उपचार के लिए रुपए नहीं देगी। तो ये क्या है, आपके उपचार के लिए किया गया खर्च आपकी सामाजिक लागत है। क्योंकि चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण कपड़े भी किसके, समाज के अंतर्गत रहने वाले प्राणियों के खराब हुए हैं, मतलब बल्कि मनुष्य के खराब हुए हैं, और स्वास्थ्य किसका बिगड़ा, मनुष्य का। तो निजी फर्म जिसके कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हुआ है वो इस पर खर्च नहीं करेगी। तो हानि किसको उठानी पड़ेगी या लागत किसको देनी पड़ेगी, समाज के, जो समाज के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक मनुष्य को। तो यहां पर क्या है, निजी फर्म। तो निजी फर्म के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो निजी लागत क्या है, निजी लागत वह लागत है जो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या है, खर्च की जाती है। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार खर्च की जाती है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई फर्म कपड़े का उत्पादन करना चाहती, कपड़ों का,
तो कपड़ों का उत्पादन करने के लिए उस फर्म को क्या है, कच्चे माल पर खर्च करना पड़ता, श्रमिकों पर खर्च करना पड़ता, भूमि पर खर्च करना पड़ता, यातायात के साधनों पर खर्च करना पड़ता। तो बहुत सारे खर्च है जो फर्म को स्वयं करने पड़ते हैं। तो इनका जो खर्च है निजी फर्म को स्वयं उठाना पड़ता है, कोई दूसरी फर्म इनका खर्च नहीं देगी। तो ये क्या निजी फर्म की लागत है, जो निजी फर्म इन पर खर्च करेगी, तो इसे क्या कहेंगे, निजी लागत कहेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लागत क्या है, और अल्पकाल और दीर्घकालीन लागत को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। लागत के हमने 9 लागत के बारे में पढ़ा है, वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, आर्थिक लागत, लेखांकन लागत और सामाजिक लागत, निजी लागत। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।